हेलो एंड गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम स्टाफिंग जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी होती है, कैसे होती है, क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रोसेस किया जाता है ना, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है बुक का, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है कि सही जगह पे स्टाफ के मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि स्टाफिंग है क्या, स्टाफ अपॉइंट करना है ना। स्टाफ की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, मतलब स्टाफ को अपॉइंट करने से लेकर के उनको काम देना, कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाना है ना, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट सब पर ध्यान देना, ऑल ओवर स्टाफिंग का काम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो स्टाफिंग जो टर्म है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉरी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टाफिंग का जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मीनिंग है स्टाफिंग का। ठीक है, कि स्टाफिंग का क्या मीनिंग होता है, फिर पढ़ेंगे हम इसकी स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, देन स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है, ये है ना प्रोसेस में, स्टेप मीन्स प्रोसेस, कि स्टाफिंग कैसे कंप्लीट किया जाता है। देन स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ एचआरएम, कि स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट कैसे, एचआरएम मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है और स्टाफिंग एक छोटी कंपनी में भी हम कर सकते हैं, है ना। तो जो एच आर एम है, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी क्या वर्क करता है, जो भी हमारे यहाँ पे ह्यूमंस वर्किंग है, ह्यूमन बींग्स है, इट मीन्स जो स्टाफ हम अपॉइंट कर रहे हैं उसका सारा काम देखता है। और स्टाफिंग भी एक तरह से क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं उनसे रिलेटेड वर्क करता है, उन्हें अपॉइंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, उनकी हायरिंग का प्रोसेस क्या होगा, कैसे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो वो जो है वो सब हम स्टाफिंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टाफिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन है। स्टाफिंग इज a process of putting the right person on the right job according to the right qualification. It means staffing एक ऐसा process है जो क्या करता है, सही इंसानों को, it means सही लोगों को सही जॉब पोजीशन पे सही टाइम पे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे कंपनी को आज नीड है, कल नीड है, इन द केस फ्यूचर में कभी कोई नीड है, तो वो क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयज प्रोवाइड करा रहे हैं अपने वर्क को पूरी तरह से करने के लिए, कि भाई आपको काम करना है, काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉयज चाहिए। एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग के थ्रू आएंगे। तो स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सही जॉब पर वेल क्वालिफाइड, इट मीन सही पर्सन को सही टाइम पर अपॉइंट कर कर हमें देता है। ठीक है, जिससे कंपनी का काम रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की क्यों जरूरत है। ठीक है, तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है इफिशिएंट मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उनको इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए हमें वेल क्वालिफाइड स्टाफ कौन अपॉइंट करके देगा, स्टाफिंग। तो इसमें क्या होता है कि वेल क्वालिफाइड जो है पर्सन हमें मिलते हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, अपना काम टाइमली करते हैं, सही तरह से करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो काम इफेक्टिवली सही ढंग से और सही टाइम पे पूरा होता है। तो ऐसे पर्सन जो हमें काम इफेक्टिवली करके देंगे, इफिशिएंटली करके देंगे, वो हमें किससे प्रोवाइड हो रहे हैं, स्टाफिंग से प्रोवाइड हो रहे हैं। फिर आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैंने वही बताया कि स्टाफिंग क्या प्रोवाइड करा रहा है, हमें वेल क्वालिफाइड और स्पेशलाइज्ड पर्सन प्रोवाइड कराएगा। उससे क्या होगा, हमारे कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन सही से कर पाएंगे। अब यूटिलाइजेशन जो है हमारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कि भाई सामानों को, रिसोर्सेज को सही तरह से पूरा करना, पूरा यूज करना। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि हमने आइसक्रीम बाजार से परचेज की, जो कोन आता है उसके ऊपर एक रैपर लगा रहता है वो गोल वाला, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे चाट के फेंकते हैं बाद में। क्यों, क्योंकि हमारा उसमें पैसा लगा है। तो ये एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का, कि भाई हमने वो रिसोर्स परचेज किया था, देन हमें उसे यूज करने के लिए क्या किया, वो रैपर पूरा चाट के पूरा यूज करके फेंका है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दी हमने आइसक्रीम। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मीनिंग भी यहाँ से ही, हमारे यहाँ की मशीनरी है, हमारे यहाँ का कुछ भी है, उसे सही तरह से पूरा यूज करना ही क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। सही टाइम पर सही तरह से हमें क्या करता है, प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टाफ मॉरल एंड मोटिवेशन। जो स्टाफिंग है वो हमें क्या करके देगा, सही तरह से सही पर्सन अपॉइंट करके देगा, सही तरह से यूज करके देगा,
तो क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, जो स्टाफिंग है वो मॉरल और मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होंगे उनको क्या करेगा, टाइम टू टाइम उन्हें प्रमोट करेगा, प्रमोशन देगा। उनकी हायरिंग के टाइम पे उन्हें बताएगा कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। आप सेल्स डिपार्टमेंट में होंगे, आपका इंसेंटिव बनेगा। तो ऐसे करके लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। और फिर जब वो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, जैसे उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हें कोई अवार्ड दे दिया, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दे दिया, इंसेंटिव प्रोवाइड करा दिया, बोनस दे दिया, ठीक है, कमीशन प्रोवाइड करा दिया। तो उस तरह से क्या होते हैं, वो लोग अपने वर्क के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, अपना काम मॉरलिटी से करते हैं। और अपने काम के लिए सबसे बड़ी बात वो क्या होते हैं, मोटिवेट होकर अच्छा काम करते हैं, इफिशिएंटली और इफेक्टिव वर्क करके देते हैं। ठीक है। तो इसकी जो अगली इंपॉर्टेंस है वो है पर्सनल डेवलपमेंट टू मीट फ्यूचर कंपनी रिक्वायरमेंट्स। इट मीन्स जो भी हमारे फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ की किसी भी चीज़ की कमी होगी, जैसे आज हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ हैं, पर इन द केस 1 साल बाद, 6 महीने बाद या 2 से 3 महीने बाद हमारे पास अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है तो उन्हें क्या करता है, हमें प्रोवाइड करा के देता है। और कैसे पर्सन प्रोवाइड कराएगा, वेल क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, अपने काम को अच्छे से करने वाले। ठीक है, स्पेशलिस्ट पर्सन प्रोवाइड कराएगा जो अपने जॉब, अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कैसे होंगे, अच्छे होंगे, वेल क्वालिफाइड होंगे और अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे पर्सन्स हमारी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उन लोगों को फिल करके देता है। मीन्स पर्सनल डेवलपमेंट टू मीट फ्यूचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। मीन्स ऐसे पर्सन प्रोवाइड कराएगा जो वेल क्वालिफाइड होंगे, अपने काम को अच्छे से करना जानते होंगे। और जब ये लोग अपने काम को अच्छे से करते हैं तो इनडायरेक्टली ग्रोथ किसकी होगी, एंटरप्राइज की ग्रोथ होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम हमारे प्रोसेस पे। तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, अब हमने तो सोच लिया कि हमें स्टाफिंग करनी है, पर स्टाफिंग किस प्रोसेस से होगी वो हम इसमें बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट वाला जो है, इसके आगे एस्टिमेटिंग और है। इट मीन्स एस्टिमेट लगाते हैं इसमें कि कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, कितने लोगों की हम हायरिंग करेंगे। स्टाफिंग क्या, हायरिंग का एक प्रोसेस है। तो कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, कितने लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सबको देखते हैं और उसके बाद एक टोटल लगाया जाता है कि कितने लोग हमें और बाहर से हायर करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दो प्रोसेस होते हैं एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ रिक्वायरमेंट के। इट मीन्स जितने लोग हमें ज़रूरत है वो किस अकॉर्डिंग हम लोग अपॉइंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस है। एक तो है वर्कलोड और एक होता है वर्कफोर्स। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है वर्कलोड प्रोसेस, देन है वर्कफोर्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जितने लोगों की हमें ज़रूरत है और जितने लोग हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इट मीन्स जैसे मान लो हमारे पास, हमें 20 पर्सन की नीड थी। ठीक है, हमारी कंपनी में 20 वैकेंसीज निकली है और उन 20 वैकेंसीज पे हमें हायरिंग करनी है। ठीक है, और जो वर्क फोर्स है, इट मीन्स कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास सपोज बाय कि 15 पर्सन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, ये होता है हमारे पास कितने लोग चाहिए हमें, इट मीन्स नीड ऑफ पर्सन। कितने लोगों की हमें कंपनी में ज़रूरत है। वर्क फोर्स क्या होता है कि कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है। अवेलेबल कितने लोग हैं और कितने लोगों की हमें ज़रूरत है। कितने लोगों का हमारे पास प्रोवाइड है और कितने लोग हमें अवेलेबल कराने। तो 15 पर्सन मेरे पास ऑलरेडी थे और 20 पर्सन की मुझे नीड थी। तो मैं क्या करूंगी, दोनों में से कंपैरिजन करूंगी। तो इन दोनों में क्या करा जाएगा, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पे कितना आएगा, 5%। तो ये हो गया मेरा एस्टिमेट। ठीक है, इसे मैं क्या मानूंगी कि मुझे इतने लोगों की नीड है मेरी कंपनी में और इतने लोगों पर ही अब मुझे क्या करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट इसके जस्ट अगला प्रोसेस होता है। और जो स्टाफिंग है, ठीक है, तो एस्टिमेट कैसे लगाया जाता है, मैन फोर्स रिक्वायरमेंट से और वो वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट से और वर्क लोड रिक्वायरमेंट से। वर्कलोड में हम लिखते हैं हमें कितने लोगों की जरूरत है। इट मीन्स 20 लोगों की मुझे जरूरत थी मेरी कंपनी के लिए,
देन वर्क फोर्स में मुझे क्या है, 15 लोग मेरी कंपनी में ऑलरेडी अपॉइंटेड है। इट मीन्स मैं अगर मेरे पास कोई पुराने रिज्यूम्स रखे हैं मैं उससे हायरिंग करूंगी, या किसी ट्रांसफर के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू मेरे को हायरिंग करनी है, तो वो 15% है। अब दोनों के कंपैरिजन में 5 लोगों का डिफरेंस आ रहा है, तो वो मेरे एस्टिमेट पर्सन होंगे जो मुझे अब हायर करने हैं। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट अब मेरी कितने लोगों पे होगी, 5 लोगों पे होगी अब मेरी रिक्रूटमेंट। कितने पर्सन पे होगी, 5% पे अब मेरी रिक्रूटमेंट होगी। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन के स्टाफिंग के जितना भी प्रोसेस है वो कैसे चलता है, 1 बाय 1। आप किसी भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस होता है और उसी तरह से प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो जब हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इतने लोग मुझे नीड है, अब मुझे क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि आओ हमारी कंपनी में क्या दो, रिज्यूम दो, एक बार इंटरव्यू देने जरूर आओ। क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज भाई हमें 5 लोगों की जरूरत है, हमने वैकेंसी निकाली कि 5 लोग हमें जरूरत है। सोचो अगर 5 ही आए तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें उन 5 को रखना पड़ेगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो या नहीं हो, अपने काम के स्पेशलाइज्ड हो या नहीं हो, या अपने काम को सही से करते हो या नहीं करते हो। पर हमारी ये मजबूरी है कि 5 लोग हमारे पास इंटरव्यू देने आए हैं, तो हमें उन 5 लोगों को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, पर रिक्रूटमेंट क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी कंपनी के लिए कि आओ एक बार इंटरव्यू देने आओ, रिज्यूम लेकर आओ। तो क्या होगा, 20 सपोज भाई सोचो कि 15 लोग मेरे पास आए, ठीक है, रिक्रूटमेंट के थ्रू। ऐसे तो नॉर्मली 5 लोगों को बुलाया था, 5 कभी भी आ सकते हैं, पर मुझे सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी अगर 5 ही लोग आएंगे तो। ठीक है, मैं सही से सिलेक्शन नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरे पास 5 ही लोग आए तो मेरी मजबूरी है कि मुझे उनको रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे स्टाफ की अर्जेंटली नीड है। अगर सोचो वही 15 जने मेरे पास इंटरव्यू देने आए, तो मैं उनमें से बेस्ट 5 का सिलेक्शन कर सकती हूँ कि भाई 5 कौन उनमें से अच्छे इफेक्टिवली अपने वर्क को कर सकते हैं, वेल क्वालिफाइड है, स्पेशलाइज्ड है। तो मैं उनमें से कितने लोगों को हायर कर लूंगी, 5 लोगों को मैं उनमें से हायर कर सकती हूँ। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसीलिए बेस्ट माना जाता है, इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, और जब हमें ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तभी हम उनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट हमने कर ली, एस्टिमेट लगा लिया, भाई मुझे 5 लोगों की नीड है। अब उन 5 के थ्रू मैंने रिक्रूटमेंट भी डाली, पर मैं लोगों को ये नहीं बता रही कि मुझे 5 की ही नीड है। मैंने बताया मुझे तो हायरिंग करनी है, बहुत सारे वैकेंसीज है मेरे पास और मुझे तो हायरिंग करनी है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आएंगे। देन अब हम क्या करेंगे, अब लोग भी आ गए, हमने लोगों को भी बुला लिया। अब क्या करेंगे, हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन के क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कोई भी कंपनी यूज करती है। जस्ट लाइक फर्स्ट मान लो कि वो लोग क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के थ्रू, एक तो हो गया इंटरव्यू, एक मान लो कोई सिलेक्शन के लिए कोई अलग टेस्ट रखा है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज के लिए एक अलग से टेस्ट लगते हैं, बिहेवियर के लिए, प्रोफेशनल वाले, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं। ठीक है, वो कोई भी कंपनी अपनी हायरिंग अपॉइंटेंट्स के अकॉर्डिंग या हायरली जो भी हमारी वैकेंसी है, पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि इस वैकेंसी के लिए मुझे कौन सा टेस्ट लेना है। ठीक है, तो जब हमने रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को बुला लिया, तो मे भी मान के चलो 10 to 20% आ गए हमारे पास इंटरव्यू देने। अब उनमें से हमें किनको सेलेक्ट करना है, बेस्ट 5 को सेलेक्ट करना है। अब वो सेलेक्ट हम किसके थ्रू करेंगे, हमारे इंटरव्यू के थ्रू। कोई सिलेक्शन प्रोसेस है, टेस्ट है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को अपॉइंट कर देते हैं। अब सिलेक्शन हो गया, सोचो मैंने उन 5 लोगों को क्या कर लिया, बोल दिया कि भाई आप लोग फिक्स्ड हो, आप 5 लोग मेरी कंपनी में काम करेंगे। अब क्या होगा उनका, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट तो हो गया, मैंने उन्हें जॉब दे दी 5 को कि मैं आपको इतने सैलरी पर रखती हूँ, तो वो लोग मान गए, अब एग्री हो गए। तो अब उन्हें क्या करिए जाएगा, कंपनी में बुलाया जाएगा कि आप आओ, इंटरव्यू अब आपका हो चुका है, अब आपका प्लेसमेंट हो गया। इट मीन्स एकदम से उन्हें क्या किया जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेट विश किया जाएगा कि भाई अब हो गया आपका सिलेक्शन, आप आओ हमारी कंपनी ज्वाइन करो। उनको एक ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और नेक्स्ट डे उन्हें कंपनी में बुला लिया जाएगा। अब क्या होता है, प्लेसमेंट तो हो गया कि जॉब मिल गई है। अब करेंगे ओरिएंटेशन। क्या करेंगे अब, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कोई पर्सन हमारी कंपनी में जब काम करने आ रहा है तो वो हमारी कंपनी के कोई रूल्स नहीं जानता,
कोई रेगुलेशन नहीं जानता, वो फर्स्ट टाइम हमारी कंपनी में आया, तो उसके इन्वायरमेंट को फेमिलियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम अपॉइंट करते हैं जिसे कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, उसे बुलाया जाता है कंपनी में, भाई आपका आज फर्स्ट डे है, तो काम करने की जगह हम उससे क्या करवाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, एक पूरी कंपनी से उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि भाई कैसे हो आप, ये लोग ऐसे हैं, ये यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, ये शर्मा जी हमारे यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक अकाउंटेंट है हमारे यहाँ पे, ये काम करते हैं, ये हमारे गिरिराज जी है, ये क्या काम करते हैं हमारे यहाँ पे, देखते हैं कि भाई फाइलिंग अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई है नहीं हुई है, ये हमारे यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये हमारे यहाँ के ये है। इस तरह उनको सबसे मिलवाया जाता है और ये बताया जाता है कि ये इस पोस्ट पे और इस तरह वर्क करता है, आपको इनके साथ कोई भी काम है तो आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना काम करवा सकते हैं। तो वो कब होगा, जब वो उनको जानेगा पहचानेगा तभी तो होगा। तो ओरिएंटेशन एक ऐसा फंक्शन है जिससे क्या करते हैं, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन से मिलवाया जाता है कि हमारी कंपनी में ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है और आपको इनके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन समझ में आ गया, ये तो होता है जॉब मिलना, प्लेसमेंट मीन्स अब मुझे जॉब मिल गई। देन ओरिएंटेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे। अब हमने पर्सन को रख लिया, अब क्या होता है हमारे पास क्वालिफाइड पर्सन, पर हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग काम करने के लिए उसे क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमारी कंपनी में ये काम ऐसे होता है, ऐसे होता है, आपको ऐसे करना है। तो उसके लिए क्या होता है, डेवलपमेंट स्किल चलाई जाती है, ट्रेनिंग्स होती है। अब ट्रेनिंग क्या होगी, पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट के लिए होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल ओवर डिपार्टमेंट के लिए होता है। इट मीन्स एक पर्सन के मैनेजमेंट को भी डेवलप किया जाएगा, उसकी स्किल्स को भी डेवलप किया जाएगा, उसके काम में भी इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट देखा जाएगा, उसके बिहेवियर में देखा जाएगा कि भाई कोई आ रहा है, ठीक है, सपोज में वो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कैसे क्या होता है, हर चीज में अलग अलग चीजें होती है कि वो ऑल ओवर जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे वो तो किस में आ जाएगा, हमारे डेवलपमेंट में। ठीक है, और जो हमारी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के थ्रू क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए उसे स्किल्स प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आते हैं हम हमारे परफॉर्मेंस अप्राइजल पे। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, उससे हमने काम करवा लिया, वो हमारी कंपनी में अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू काम कर रहा है, उसे काम बता दिया आपको ये काम करना है, उसने वो काम किया। देन क्या चेक किया जाएगा, उसका आउटपुट चेक किया जाएगा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। सही कर रहा है तो ठीक है, गलत कर रहा है तो उसे क्या दिया जाता है कि वापस उसको किस में भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। दोबारा उसकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसे वो सब चीजें दोबारा सिखाई जाएगी, फिर दोबारा उससे काम करवाया जाएगा। और अगर उसने अच्छा काम किया है, सब कुछ अच्छा है, आउटपुट अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा उसने रिजल्ट दिया है, तो हम किस पे आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अगर उसने आउटपुट अच्छा दिया है, नहीं दिया है तो उसे वापस ट्रेनिंग के लिए भेजना है। और अगर उसने आउटपुट अच्छा दिया है, उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं उसके वर्क को कि उसने काम कैसा किया है। काम अच्छा किया है तो बेटर है, उसको नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट कर देंगे, और नहीं किया है तो उसे वापस बैकवर्ड ले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, जब उसने काम अच्छा किया है, फिर आगे हम प्रमोशन और करियर प्लानिंग पे, प्रमोशन और किस पे आ जाएंगे, करियर प्लानिंग पे। अब क्या होगा, काम उस बंदे ने अच्छा किया, हमको अच्छा प्रोवाइड करवाया, तो वो क्या करेंगे, हम उसे अगली पोजीशन के लिए कुछ पैसे बढ़ाएंगे, तो वो क्या है, प्रमोशन है। उसको एक हायर पोजीशन पे ले जाएंगे कि भाई आपने इस पोजीशन पे रहते हुए काम अच्छा किया है, वेल क्वालिफाइड किया है, बहुत अच्छा काम है आपका, अब आप किस पे चले जाओ, प्रमोट कर दिया गया है आपको, तो आपकी पोस्ट में भी इंक्रीमेंट होगा और आपके पैसों में भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये तो होगा प्रमोशन। करियर प्लानिंग के लिए क्या करते हैं वो लोग, उसे इंसेंटिव, बोनस और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जिससे उन्हें करियर में स्कोप प्रोवाइड होता है। अब क्या होता है, ये नहीं होता, सॉरी। करियर प्लानिंग में तो सिर्फ क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करा दिया कि भाई आपके करियर के लिए अच्छा है, स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, उससे क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में उसकी स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, वो अच्छी चीजें सीख पाएगा और अपने काम को और ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, ये तो हो गया करियर प्लानिंग में। देन प्रमोशन में क्या करेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट प्लस पोस्ट में इंक्रीमेंट, उसे क्या दे देंगे, हायर पोस्ट दे देंगे। अब बात करते हैं हम कंपनसेशन की। भाई सब काम हो गया, तो अब क्या आएगा, कंपनसेशन भी आना चाहिए। भाई काम अच्छे से किया है उस पर्सन ने, तो अब क्या चाहिए, उसे कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन क्या होता है, पैसे मिलना। भाई काम किया है, उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। अब जो पैसे मिलेंगे वो कैसे होने चाहिए,
कि भाई उसने काम अच्छा किया है, उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट पूरा हो गया है, वो अपने काम में स्पेशलिस्ट हो गया, ठीक है। अब जब वो स्पेशलिस्ट हो गया है तो उसे क्या दो, सैलरी में इंक्रीमेंट दो, उसके वेजेस में बढ़ाओ। अगर वेजेस वे में, तो इसमें कंपनसेशन दो टाइप से दिया जाता है। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट तो सिंपल है कि क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट देन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव, कमीशन, इन चीजों में बढ़ोतरी की जाती है, इन चीजों को में इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, सैलरी, वेजेस, अगर वो पर डे की मजदूरी पे काम कर रहा है, वेजेस, इंसेंटिव, कमीशन, बोनस, ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। अगर उसका वर्क अच्छा है तो इस तरह उसे कंपेंसेट किया जाता है। फिर आता है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनी के ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे हॉलीडेज ट्रिप प्लान कर दी, वेकेशन प्लान कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, ट्रिप और वेकेशन, और उसका सारा खर्चा कौन उठाती है, फिर कंपनी उठाती है। और या फिर उसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्रीमेंट के लिए कह दिया कि आप ऐसा करो, इस इंश्योरेंस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करो, 50% आपका होगा, 50% कंपनी देगी। तो इस तरह उसे अपने काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। मैन पावर में क्या करा जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है। वर्कलोड, वर्कफोर्स एनालिसिस से वर्कलोड में क्या लिखा जाता है, वर्कलोड में लिखा जाता है नीड ऑफ पर्सन, कितने एम्प्लॉइज की हमें नीड है। वर्कफोर्स में हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं, कितने पर्सन के हमें अवेलेबल होंगे। सपोज बाय हमने एग्जांपल लिया था, वर्कलोड कितनी है, 20 है, इट मीन्स हमें 20 लोगों की जरूरत है। वर्कफोर्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 15 जने हैं, 5 लोग हमारा एस्टिमेट निकला। अब इस पे हमें क्या करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, इन 5 लोगों पे करेंगे। हमें 5 नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। उसमें से फिर बेस्ट 5 सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट 5 कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, इंटरव्यू के थ्रू, सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू। जब हमारे पास पर्सन सेलेक्ट हो गए 5, उन्हें हमने दे दी जॉब, उन्हें मिल गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मिलने के बाद अब क्या करेंगे, उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, इट मीन्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम अवेलेबल करवाएंगे। जब ओरिएंटेशन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, देन हम पहुंचेंगे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे। अब उसको उस काम को करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल सिखाई जाएगी। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं, जब उसे ट्रेनिंग दे दी गई, अब उसे काम सौंप दिया गया, अब आप काम करो। तो जब वो काम करेगा तो उसका आउटपुट क्या आया है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस अप्राइजिंग, चेकिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। जब उसने काम करके दे दिया, परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं है तो ट्रेनिंग में, अगर अच्छी है तो उसे कहाँ भेज देंगे, उसे प्रमोट कर देंगे। प्रमोट करने का मीनिंग है उसकी हायर पोस्ट पे उसे अपॉइंट कर दिया जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा। तो पैसों में और पोस्ट में दोनों में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। करियर प्लानिंग के लिए उसे प्रोवाइड कराएंगे कि भाई इस तरह आप इस जो हमारा कोर्स है, इस तरह स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनमें पार्टिसिपेट करो, देन आपका करियर बनेगा, आगे स्कोप मिलेगा। फिर आ जाते हैं कंपनसेशन पे। उसने काम अच्छा किया, उसे प्रमोशन मिल गया। अब उसको दो तरह से कंपेंसेट किया जाएगा, फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव और कमीशन दिया जाता है, उसमें इंक्रीमेंट होता है सैलरी वेजेस में। और अगर ऐसा नहीं करना है तो इनडायरेक्टली दिया जाता है, जैसे उसने कोई छोटा मोटा काम किया है, सेलिंग, परचेसिंग, इनका काम है, इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, तो मोस्टली उनके लिए ट्रिप प्लान की जाती है कि आपको इतने दिन का पैकेज दिया जा रहा है, आप बाहर जाके घूम के आओ आराम से, और उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह हमारा जो स्टाफिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर स्टाफिंग के अलावा जो है हमारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग डेवलपमेंट, वो उसमें आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज की क्लास यहीं तक है।